Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, and once again welcome to my channel Easy Math. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 3.2 की डेफिनेशंस और एग्ज़ाम्पल्स के 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। उन डेफिनेशंस और एग्ज़ाम्पल्स के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एचीलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, रिड्यूस एचीलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं उनको उनकी एग्जांपल्स के साथ हमने डिटेल में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम कुछ डेफिनेशन और करेंगे। 1-2 डेफिनेशंस के बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। मैं चाहता हूं कि इससे पहले आपको कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बता दूं। तो उससे पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरी वीडियोस को देखें और वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक के बारे में लाजमी बताएं। तो आइए चलते हैं फ़र्स्ट डेफिनेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, या उसको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या है जी, उसके 2 थ्योरम हैं। 2 थ्योरम के बाद आपको एलेबोरेट हो जाएगा कि क्या होती है नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। एक ही चीज़ का नाम है ये। एन m by n मैट्रिक्स B इज़ इक्वलेंट टू एन m by n मैट्रिक्स A। कोई मैट्रिक्स A जो है वो B के इक्विवेलेंट कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर B को PAQ इस फॉर्म में, A को दरमियान में और लेफ़्ट हैंड साइड पे P, राइट पे Q करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो B के इक्विवेलेंट तब होगा जब P एंड Q सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे ऑफ ऑर्डर m by n एंड n by n रिस्पेक्टिवली। P का ऑर्डर m by m होगा और Q का ऑर्डर n by n होगा रिस्पेक्टिवली, तब वो B और A आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे। सेकंड इसका जो थ्योरम है उसमें आपको यही जो B की फॉर्म होती है इसी को कैनोनिकल फॉर्म असल में कहते हैं। सेकंड थ्योरम में उसने यही कहा हुआ है। वो कह रहा है कि एवरी नॉन ज़ीरो m by n मैट्रिक्स इज़ इक्वलेंट टू एंड m by n मैट्रिक्स D, वेयर D जो है वो इस फॉर्म का हो। इस फॉर्म को कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इस फॉर्म में क्या कहा हुआ है उसने कि एक मैट्रिक्स हो जिसमें पार्टीशन की गई हो, उसकी पार्टीशन में क्या हो, यहाँ पर आइडेंटिटी हो, ये नल मैट्रिक्स हो, ये भी नल मैट्रिक्स हो, ये भी नल मैट्रिक्स हो और ये PAQ के इक्वल होता है। तो इस फॉर्म को कहते हैं दिस देन D इज़ कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A। इस A मैट्रिक्स की कैनोनिकल फॉर्म होगी। तो अब इसकी करते हैं जी एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ इसकी। जैसा कि ये एग्ज़ाम्पल है जी, वो कह रहा है रिड्यूस दिस मैट्रिक्स A टू नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। असल में होता क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें देखना होता है कि आपकी रोज़ कितनी है, 1 2 3। तो आपको A के साथ यहाँ पर A लिखेंगे 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1। उसके साथ कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, तो I3 साथ लिखना है आपने इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस पर क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन। और आपकी कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो इसके साथ I3 एक और लिखना है कॉलम्स के हिसाब से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जितने कॉलम होंगे उतना I और जितने रोज़ होंगे उतना I इधर। तो ये वाला कॉलम ऑपरेशन होगा, इधर लगेगा। ये मैंने इसके ऊपर कॉलम और रो इसीलिए लिखा कि ये वाला जो A है हमारा, ये मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी बनाना है कॉलम और रो ऑपरेशन लगा के। आपकी मर्ज़ी है, आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो। लेकिन जब आपने रो ऑपरेशन लगाना है तो इस
रो वाले मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी में आपकी चेंज आएगा। और जब आपने कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो जो कॉलम ऑपरेशन इधर लगाना है वो इसमें जाके चेंज आएगा। तो जब इधर आइडेंटिटी बन जाएगा और ये वाला जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो P कहलाएगा, ये वाला जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो Q कहलाएगा। तो फिर हमारी कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी जिसमें P ये वाला मैट्रिक्स होगा, Q ये वाला मैट्रिक्स होगा। तो आइए बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए इस मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 चाहिए था, वो है। इसके नीचे तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो चाहिए और इसके राइट हैंड पे भी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो चाहिए। आइडेंटिटी में ऐसा ही होता है, इधर भी ज़ीरो होता है, इधर भी ज़ीरो होता है, इधर भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। तो इसके राइट हैंड साइड पे भी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो चाहिए और इसके नीचे बिलो भी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो चाहिए। तो इसको हम पहले ये वाली जो एंट्री है इसको ज़ीरो बना लेंगे। कैसे? वो रो ऑपरेशन लगाएंगे बाय R2 में से R1 माइनस कर देंगे। तो जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो याद रखें इस मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ेगा, ये वाला एज़ इट इज़ आ जाएगा। तो रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें और इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो क्योंकि R2 माइनस R1 है तो R2 में फ़र्क पड़ेगा। R1 एज़ इट इज़ सारी रोज़ की सारे कॉलम मैट्रिसेस की R1 एज़ इट इज़ लिख देंगे। R2 में इसमें से ये माइनस कर देना है 0, इसमें से ये माइनस कर देना है 1, इसमें से ये माइनस कर देना है 1, ये इसमें से ये माइनस कर देना है तो -1, इसमें से ये माइनस कर देना है तो 1 का 1 और ये 0 का 0। ये एज़ इट इज़, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया। और ये R3 भी एज़ इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके राइट हैंड साइड पे भी तमाम एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। तो मैं ऑपरेशन इसमें भी लगा देता हूँ और जब मैं लगाऊंगा तो वो कॉलम ऑपरेशन लगेगा क्योंकि हमने अब सारे कॉलम को इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर फिर अब ऑपरेशन लगाएंगे C2, कॉलम C का मतलब कॉलम, C2 माइनस C1 करने से ये एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरा क्या लगाएंगे ऑपरेशन, C3 माइनस 2C1 करने से ये वाली एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको लगाने के बाद क्योंकि हमारा फ़र्क सिर्फ पड़ेगा C2 और C3 में, तो C1 एज़ इट इज़ आ जाएगी 1 0 0। ये वाला मैट्रिक्स सारे का सारा एज़ इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ना। अब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें फ़र्क तब पड़ेगा जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें फ़र्क पड़ेगा साथ इसके, क्योंकि इसका भी C1 एज़ इट इज़ आ जाएगा। ऑपरेशंस के लिहाज से C1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, C2 और C3 में पड़ना है। तो ये पहला ऑपरेशन क्या था, C2 में से C1 को, C2 में से C1 को किया 0, C2 में से C1 को माइनस किया 1, इसको इसमें से माइनस किया तो -1 एज़ इट इज़। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 0, 2 मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया एज़ इट इज़, 2 मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया एज़ इट इज़। तो ये देखें इसमें से ये माइनस किया -1, इसमें से ये माइनस किया 1, इसमें से ये माइनस किया 0। अब दूसरा ऑपरेशन इस पर भी लगाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया -2, 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस किया 0, 2 से इसमें से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ 1 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, तो इस पर रो ऑपरेशन लगा देंगे। ये दो और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर ये भी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों अभी मैं करके आपको 2 स्टेप्स में बता देता हूँ। ये देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये नीचे वाली एंट्री को 0 बना दिया बाय R3 और R2 को प्लस करने थे। इस R3 में ये वाली R2 मैंने सारी की सारी प्लस कर दी। जब मैंने प्लस की तो ये सारी की सारी रो 0 हो गई। इसी तरह क्योंकि हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस पर फ़र्क पड़ेगा, इस के साथ जो ऑपरेशन है वो इस पर असरअंदाज होगा। ये वाली इस पर भी रो ऑपरेशन लग जाएगा, ये एज़ इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। तो इनको प्लस किया -1, प्लस किया 1, प्लस किया तो एज़ इट इज़ 1 आ गया। अब हमें इस एंट्री को 0 बनाना है तो वो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। ये देखें जी, अगले स्टेप में मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया। इस एंट्री की मदद से ये वाला 1 0 करना था हमें, तो इस सारे कॉलम में से ये वाला कॉलम माइनस कर दिया, तो C3 माइनस C2 कर दिया। तो जब हमने किया तो 0 में से 0 माइनस किया 0 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 0 में से 0 माइनस किया 0 आ गया। क्योंकि हमने ये कॉलम ऑपरेशन लगाया तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एज़ इट इज़ आ जाएगा। ये वाला कॉलम ऑपरेशन साथ के साथ इस पर असर करेगा। तो इस पर जब हमने असर किया -2 में से -1 को माइनस करना था तो -2 + 1 हो जाना तो -1। इसी तरह 0 -1 -1, 1 - 0 1,
ठीक हो गया जी। तो ये वाला जो फॉर्म बन गई है इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। इसको मैं अगर पार्टीशन कर दूं, ये देखें ऐसे करके अगर मैं इसकी पार्टीशन कर दूं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला बन गया I2 और ये ज़ीरो मैट्रिक्स, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स और ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। और ये साथ जो बनने वाला ये मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं P, और साथ बनने वाला ये मैट्रिक्स होता है जिस पर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं उसको बोलते हैं Q। तो इसकी वेरिफिकेशन अगर आपने करनी है तो P और Q के दरमियान में इस A मैट्रिक्स को रखें तो दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा जो कि कैनोनिकल फॉर्म बनी थी। तो ये होती है जी कैनोनिकल फॉर्म जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आपने FSC में भी पढ़ा हुआ है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है मैं दोबारा बताता जाऊँ कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचिलॉन फॉर्म। अगर आपके पास मैट्रिक्स A है, A की आपने एचिलॉन फॉर्म बना ली या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना ली। एचिलॉन फॉर्म बनाने के बाद आपके पास जो उस मैट्रिक्स में नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद है उसको बोलते हैं उस मैट्रिक्स का रैंक। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि द ऑर्डर ऑफ IR इन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स की अगर आपने कैनोनिकल फॉर्म बनाई है और उसमें आपके पास IR यानी कि I जितना भी आ रहा है उसमें I1 I2 I3 I4 आया है, तो उसका जो भी ऑर्डर है I1 है तो उसका रैंक 1 होगा, I2 है तो उसका रैंक 2 होगा। जैसे कि एग्जांपल हमने पिछली जो की है अभी कैनोनिकल फॉर्म में, उसमें आपके पास इधर इस मैट्रिक्स की कैनोनिकल फॉर्म निकाली है ना आपने, तो इस मैट्रिक्स की कैनोनिकल फॉर्म में ये जो I का मैट्रिक्स आता है साथ इसकी कैनोनिकल फॉर्म में, उसका जो ऑर्डर है उसी का वही रैंक होगा। यानी कि हमारे मैट्रिक्स का फिर रैंक क्या हो गया 2, क्योंकि इधर I2 बना तो ये हमारे मैट्रिक्स का रैंक हो गया 2। इसी तरह दोनों डेफिनेशंस आपकी वैलिड है। आप चाहे तो एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना के उसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, या चाहे तो आप कैनोनिकल फॉर्म बना के आप उसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये दो डेफिनेशंस थी। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि शो दैट इन्वर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो ना हो, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कोई नॉन ज़ीरो हों, उसका जो इन्वर्स होगा वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, ये देखें लेट A बी द डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स लेट कर लिया हमने। डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है किस तरह का होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह का होता है कि जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। ये n बाई n का एक मैट्रिक्स है। तो इसके बाद हमने ये क्लियर है हमें कि ये जो वो इंट्रीज़ जिसमें I और J इक्वल नहीं हैं वो सारी ज़ीरो हैं, यानी कि ये वाली, और वो इंट्रीज़ जिसमें I और J इक्वल हैं वो सारी नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है जी। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बनते हैं जिनमें I और J इक्वल है वो नॉन ज़ीरो हैं, और जिनमें I और J इक्वल नहीं है वो सारी ज़ीरो हैं। तो नेक्स्ट हमने अब एक कंसीडर कर लिया कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो उसका इन्वर्स है, A का इन्वर्स है ये B मैट्रिक्स है। ये B मैट्रिक्स एक जनरली मैट्रिक्स ले लिया हमने जिसकी एंट्रीज़ आपके सामने के B11 B12 B13 अप टू Bn B21, इसी तरह ये जनरल n बाई n का मैट्रिक्स है। इसको हमने लेट कर लिया इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। देन डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम अगर ये A है और ये इसका इन्वर्स है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक। तो डेफिनेशन के मुताबिक A और B को या B और A को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। लेकिन डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन की क्या कहती थी? डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन की ये कहती थी कि इस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं दो एलिमेंट्स को। तो दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाने की डेफिनेशन ये थी। इसका मतलब है ये वाली जो एंट्रीज़ हैं
वो बनेगी फिर ये। अगर हम वैसे भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली सारी रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब होना है तो इन ज़ीरोज़ की वजह से बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो हो जानी है। सिर्फ A11 ने B11 से मल्टीप्लाई होना है। ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे बनेगा, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो बनेंगे वो मैंने बना के पहले ही लिख दिए। ये आएगा AB मैट्रिक्स। A को B से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमने ये लेट किया हुआ है कि A को B से जब मल्टीप्लाई करवाएं या B को A से मल्टीप्लाई करवाएं वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आइडेंटिटी ये आ गया n/n का 1। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री 1 के इक्वल है, बाकी सारी एंट्रीज़ जो है वो 0 0 के इक्वल है। उसको जनरल फॉर्म में मैंने ये ऐसे लिख दिया कि वो वाली एंट्रीज़ 1 के इक्वल हैं जिसमें I और J इक्वल है। ठीक है, ये देखें 1 1 IB1 JB1 इक्वल है, 1 1 IB1 JB1 इक्वल है। वो वाली एंट्री 1 के इक्वल है जिसमें I और J इक्वल हैं, और वो वाली एंट्री 0 के इक्वल हैं जिनमें I और J इक्वल नहीं है। जैसे कि ये 1 2 और 2 1 ये आपस में I और J इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट कि वो वाली एंट्री 0 के इक्वल है। तो ये जनरल चीज़ थी। इधर से हमने B की वैल्यू निकालनी है कि B के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। ये वाले B के एलिमेंट्स हमने B की एंट्रीज़ निकालनी है कि B के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, तब उधर से ही हमें पता चलेगा कि B हमारा इन्वर्स का मैट्रिक्स किस तरह का होगा। तो चूँकि AI और BIJ इज़ इक्वल टू 0 हैं, वो तमाम एंट्रीज जिनमें I और J इक्वल नहीं है वो 0 हैं। तो यहाँ से BIJ इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि AII तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर AII ही इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा मैट्रिक्स जो हमने सपोज़ किया था वही 0 हो जाना है, वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब BIJ 0 होगा उन तमाम एंट्रीज़ के लिए जिसमें I और J इक्वल नहीं है। क्लियर, यानी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हमारे B मैट्रिक्स की जो हमने इन्वर्स सेलेक्ट किया उसकी 0 होंगी। पहली बात तो ये पता चल गई। अब डायगोनल एंट्रीज़ के बारे में क्या, उनकी एंट्रीज़ के बारे में हम जब ने जो वाली एंट्रीज़ 1 के इक्वल थी जिनमें I और J इक्वल है, उधर से हमने BII निकाला तो वो उधर जाके AII उधर जाके इन्वर्स हो गया। तो इट मीन्स दैट कि BII डायगोनल एंट्रीज़ जिनमें I और J इक्वल है वो वाली एंट्रीज़ किस तरह की होंगी, वो इस तरह की होंगी। तो ये दोनों चीज़ें अपने मैट्रिक्स में जब हमने पुट कर दी, सो वी कैन डिफाइन मैट्रिक्स B जो हमने लेट किया था उसको हम 1 और 2 की मदद से अब हमने जो डायगोनल एंट्रीज़ थी उनकी जगह ये पुट कर दिया, क्योंकि ये आया है जिनमें I और J इक्वल थे वहाँ पर BII इज़ इक्वल टू AII इन्वर्स होगा। तो II की जगह 1 1 2 2 3 3 अप टू NN, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ थी वो सारी की सारी 0 आई हैं। ये देखें कोई ये नंबर 1 में बताया हमने। तो हमें पता चला कि हमने डायगोनल जो मैट्रिक्स था उसका जो इन्वर्स आया वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आया। सो विच इज़ द इन्वर्स ऑफ A एंड इट इज़ आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, हेंस द रिज़ल्ट वही रिज़ल्ट आ गया जो हमारे पास उसने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप जो इसका सेकंड पार्ट है वो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो कह रहा है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है कि जिसका इन्वर्स निकल सकता है। तो उसके लिए वो कह रहा है शो करें A रेज़ टू पावर n का इन्वर्स इज़ इक्वल टू A इन्वर्स का रेज़ टू पावर n। ये हमने पीछे भी किया हुआ है ट्रांसपोज के लिए इसको, तो इसको मैं करके आपको बताता हूँ। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास A रेज़ टू पावर n। A रेज़ टू पावर n का मतलब क्या होता है, A आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मैं दोनों तरफ इन्वर्स ले लेता हूँ। ये देखें टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड, जब हमने टेकिंग इन्वर्स किया तो ये A रेज़ टू पावर n का इन्वर्स लैदा हो गया, इस सारे का इन्वर्स लैदा हो गया। यहाँ पर हमने एक कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ये वाला। ये देखें हेयर वो यूज़ A B दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका इन्वर्स हो तो B का इन्वर्स पहले A का इन्वर्स बाद में होता है। तो इसमें सारे क्योंकि A है रूल्स के तौर पर तो ये एंड वाले का पहले इन्वर्स आएगा, उससे पहले वाले का बाद में, उससे पहले वाले का इस तरह आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये सारे इक्वल हैं तो इसका इन्वर्स n टाइम्स A का ही हो जाएगा। तो A का n टाइम्स इन्वर्स मतलब होता है A इन्वर्स रेज़ टू पावर n। तो वही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि K इंटू A का इन्वर्स इज इक्वल टू K इन्वर्स लैदा है। इन्वर्स लैदा होता है वेयर K इज़ द नॉन ज़ीरो स्केलर है। तो इसका मतलब है मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को किसी चीज़ का इन्वर्स प्रूफ करना है, यानी कि इसका ये जो अंदर इन्वर्स के अंदर K A है इसका इन्वर्स ये वाला प्रूफ करना है। तो वी विल शो दैट K इन्वर्स A इन्वर्स ये वाला इज़ द इन्वर्स ऑफ
दिस के ए। तो किसी चीज़ को किसी चीज़ का इन्वर्स प्रूफ करना हो तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और आइडेंटिटी प्रूफ करवा दें, लेफ़्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। तो यही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि इसका इन्वर्स प्रूफ करना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं लेफ़्ट से और राइट से। पहले लेफ़्ट से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये देखें एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये ए और ये ए इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के और के इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। के और के इन्वर्स क्योंकि नंबर्स हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे, 1 आंसर आएगा। ए और ए इन्वर्स क्योंकि मैट्रिसेस हैं तो मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी आंसर आएगा। तो ये आ गया, आइडेंटिटी के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी ही आंसर आता है। अब अगेन कंसीडर राइट हैंड साइड से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो राइट हैंड साइड से भी यही काम हुआ और उसका भी आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो 1 और 2 इक्वेशन क्या प्रूफ करती है कि ये जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया लेफ़्ट से और राइट से तो आइडेंटिटी है। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये फिर इसका ये जो है वो इसका इन्वर्स हुआ तो के ए का इन्वर्स ये हो गया। यही चीज़ प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरह पार्ट नंबर 3 भी यही कह रहा है कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ले लें या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ले लें तो वो इक्वल होता है। तो हमने प्रूफ बेसिकली क्या करना है, ये इन्वर्स के अंदर जो चीज़ है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ये सारा प्रूफ कर देना है। तो वी विल प्रूव ए इन्वर्स ट्रांसपोज इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है जी, वो हमने प्रूफ कर देना है। वो कैसे प्रूफ करना है कि आपको वही हमने कहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो इन्वर्स प्रूफ हो जाता है। तो हमने इसको इसका इन्वर्स प्रूफ करना है तो इसको इसके साथ लेफ़्ट हैंड साइड से एक बार मल्टीप्लाई करवाया, राइट हैंड साइड से करवाया तो इन्वर्स प्रूफ हो जाएगा। ये कैसे प्रूफ होगा, जब ए इन्वर्स के ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाया तो ट्रांसपोज दोनों का हो जाएगा और अंदर बन जाएगा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है। इसी तरह राइट हैंड साइड से करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका इन्वर्स है। वही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। इसी मेथडोलॉजी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 आप स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेम मेथडोलॉजी आपको